वैल्यू ऑफ सप्लाई। व्हाट बेटा? वैल्यू ऑफ सप्लाई। सेक्शन क्या है इसका? सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। व्हाट बेटा? वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। गॉट इट? राइट? सबसे पहला बेसिक फंडा ये याद रखना। फिर से बोलो, क्या है वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन? क्या है वैल्यू ऑफ सप्लाई? सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ओके, अब उसका बाइफर्केशन देखो। पहला बाइफर्केशन क्या है? अगर सप्लाई मेड किया है अनरिलेटेड पर्सन को, अनरिलेटेड पर्सन, देखो सबसे मेन ये है अनरिलेटेड पर्सन। सेकंड इसमें इंपॉर्टेंट है प्राइस। प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ये तीन अपना मेन पॉइंट बनता है, ठीक है? बराबर है? 3 पॉइंट्स। हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स इधर मेन बन रहा है। तो क्या क्या हो गया? क्या बोल रहा है? अनरिलेटेड पर्सन पहले बोल रहा है आपको, व्हाट? अनरिलेटेड पर्सन, ठीक है? फिर अनरिलेटेड पर्सन के बाद प्राइस, मतलब प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन, राइट? उसके बाद क्या बोल रहा है? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन के बाद, ठीक है? सेकेंड पॉइंट आपको सप्लाई मेड टू रिलेटेड पर्सन, बट वो देखने से पहले याद रखो सप्लाई मेड टू रिलेट, देखो सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन बोल रहा है। क्या? सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड। सेकंड में बोल रहा है सप्लाई मेड टू रिलेटेड, ठीक है? अब सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन, अनरिलेटेड पर्सन मतलब वही बायर और सेलर का रिलेशनशिप जो रहता है वो, ठीक है? अभी आप किसी कस्टमर को सप्लाई कर रहे हो, कोई भी कस्टमर हो सकता है ना बाहर का, जिसका आपके साथ रिलेशन नहीं है, तो सप्लाई कर रहे हो मेड टू अनरिलेटेड पर्सन, और उधर मेन कंसिडरेशन, सोल कंसिडरेशन क्या है आपका? प्राइस। क्या सोल कंसिडरेशन है? प्राइस। प्राइस ही लोगे ना, उससे पैसा ही लोगे ना, क्या फ्री में बेचोगे क्या? क्या हमारा रिश्तेदार है, रिलेटिव है? नहीं ना, ठीक है? तो पहला केस ही आपका कि सप्लाई आप कर रहे हो अनरिलेटेड पर्सन को, ठीक है? सप्लाई आप किसको कर रहे हो? अनरिलेटेड पर्सन को, वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। जिधर प्राइस ही मेन कंसिडरेशन होगा, प्राइस इज सोल कंसिडरेशन होगा। पहला केस, यही केस अपने लिए अभी फिलहाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी केस के ऊपर आपको एग्जाम में ज्यादा आता है, ठीक है? सेकंड क्या बोल रहा है? सप्लाई मेड टू रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन को आप सप्लाई कर रहे हो। फिर थर्ड क्या बोल रहा है? सप्लाई वेयर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन। क्या बोल रहा है? थर्ड वन इज व्हाट्स? वेयर सप्लाई, मतलब सप्लाई वेयर द प्राइस इज नॉट सोल कंसिडरेशन। थर्ड केस में बोल रहा है आप सप्लाई कर रहे हो लेकिन प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन नहीं है, प्राइस आपका मेन कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है? और लास्ट में बोल रहा है सप्लाई इज अ नोटिफाइड सप्लाई। क्या? सप्लाई इज अ नोटिफाइड सप्लाई अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। ये क्या है? अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 एंड 5, मतलब सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 एंड सेक्शन 15 सबसेक्शन 5। समझा? तो कंफ्यूज मत हो। क्या? डोंट गेट कंफ्यूज कि ये क्या है। ये वही है अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। बराबर है? 15 का ही है ना, सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5। बराबर है? चाहिए तो दिखा देता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, शो कर देता हूं मैं। नाउ सी, ये अदर 3 केसेस, मतलब ये जो लास्ट वाला केस है सप्लाई इज अ नोटिफाइड सप्लाई, जो भी नोटिफाइड सप्लाई होगा अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 एंड सबसेक्शन 5 के हिसाब से, ठीक है? मींस अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 4 एंड अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 के हिसाब से जो भी नोटिफाइड सप्लाई रहेगा। अब क्या बोल रहा है बच्चा? ये जो आपका तीनों है ना बेटा, सप्लाई मेड टू रिलेटेड पर्सन, फिर सप्लाई वेयर प्राइस इज नॉट द सोल कंसिडरेशन, और सप्लाई इज अ नोटिफाइड सप्लाई। ये जो तीनों केस है, इसमें जो वैल्यू डिटरमाइन होता है, वैल्यू वैल्यू टू बी डिटरमाइंड अंडर चैप्टर 4। क्या? इसमें जो वैल्यू डिटरमाइंड होगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई के लिए वैल्यू जो डिटरमाइन करोगे, दैट वैल्यू टू बी डिटरमाइंड अंडर चैप्टर 4 डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी रूल्स। मतलब इसमें जो वैल्यू आपका डिटरमाइंड होगा वो सीजीएसटी रूल्स के अकॉर्डिंग होगा। यस, यू हैव टू रिमेंबर, जो भी रूल डिटरमाइन होगा दैट विल बी एज पर सीजीएसटी रूल्स। समझा?
डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सीजीएसटी रूल्स। ओके, कौन से रूल के बेसिस पे? सीजीएसटी रूल्स के बेसिस पे। गॉट इट? मालूम पड़ गया? वो याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है। फिर इधर आपका सबसे मेन जो है वो फर्स्ट वाला पार्ट है कि सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन। क्या? सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। याद रहेगा क्या? सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। अब इसके बारे में अपने को स्टडी करना है कि ये केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालते हैं। ओके, तो लेट्स मूव टू द फर्स्ट पार्ट, दैट इज सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। कम ऑन, फर्स्ट केस वाज व्हाट? सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर व्हाट? प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। क्या देखना पहला? सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, राइट है। वैल्यू ऑफ सप्लाई, ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू याद रखना, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। ठीक है, अब देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, इधर बोल रहा है वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। देखो, वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना है तो स्टार्ट बेस आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू रहना ही चाहिए अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1। तो सबसे पहले जो भी वैल्यू है, जो भी उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू है, स्टार्टिंग में जो भी आपने प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल होगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट ले लो। कुछ भी वैल्यू जो गुड्स का वैल्यू है, प्राइस ऑफ गुड्स है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, कुछ भी करके दिया रह सकता है क्वेश्चन में। वैल्यू ऑफ द गुड्स या सर्विसेज, वैल्यू ऑफ द सप्लाई। ठीक है, वैल्यू जो भी है, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है, व्हाट ट्रांजैक्शन वैल्यू विल बी गिवन। तो ट्रांजैक्शन वैल्यू और प्राइस एक्चुअली पेड, प्राइस ऑफ द गुड्स, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गुड्स, ऐसा कुछ भी दिया रहेगा तो दैट विल बी योर स्टार्टिंग पॉइंट। वही वैल्यू है, वही ट्रांजैक्शन वैल्यू है, वही प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल है। ठीक है, अब अगर आपको फाइनली अगर वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, पूरा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कितना टैक्सेबल होगा, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू में, प्राइस में आपको क्या क्या ऐड करना पड़ेगा वो अपने को देखना है। इंक्लूजन्स, व्हाट? इंक्लूजन्स इन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2। क्या बेटा? इंक्लूजन्स इन वैल्यू अंडर सेक्शन व्हाट? 15 सबसेक्शन 2। ये माइंड में रखो। अब क्या क्या इंक्लूजन होगा अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 में? बेटा इंक्लूजन होगा मतलब ट्रांजैक्शन वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, प्राइस इंक्रीज होते जाएगा, और फाइनली आपको क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। तो क्या क्या इंक्लूड होगा बेटा? सबसे पहले टैक्सेस अदर देन जीएसटी। जीएसटी को छोड़ के जो भी टैक्सेस है वो सारे ऐड हो जाएंगे। टैक्सेस अदर देन जीएसटी, याद रखना। जीएसटी रहेगा तो वो ऐड नहीं होगा क्योंकि जीएसटी तो निकालना है अपने को फाइनली। तो जीएसटी को छोड़ के जो बाकी अदर टैक्सेस होंगे वो ऐड हो जाएंगे। सेकेंडली, थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय कस्टमर। थर्ड पार्टी पेमेंट किसने किया है? कस्टमर ने, इन रिलेशन टू सप्लाई। थर्ड पार्टी पेमेंट करने वाला कस्टमर है, रिसिपिएंट, कस्टमर मतलब रिसिपिएंट। थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय कस्टमर और रिसिपिएंट इन रिलेशन टू सप्लाई which supplier was liable to pay, which supplier was liable to pay and were not included in the price. अब इधर क्या बोल रहा है? देखो, सप्लायर को कोई पेमेंट करना था, बट सप्लायर ने क्या बोला? जो पेमेंट सप्लायर को कर रहा था वो सप्लायर ने क्या किया? रेसिपिएंट को बोल दिया, कस्टमर को, ए भाई एक काम करना, ये ₹1,00,000 तू पे कर दे, ठीक है, तेरे गुड्स के प्राइस में हम लोग बाद में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मतलब तो वही चीज हो गया ना। अभी वैसे भी रिसिपिएंट बाद में सप्लायर को पे करता ही था। ठीक है, तो सप्लायर ने क्या बोला? भाई मेरे को पे करने से अच्छा एक काम कर, ये सामने वाले थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दे। तो भाई रिसिपिएंट पे कर रहा है ना, तो रिसिपिएंट पे करेगा तो ट्रांजैक्शन वैल्यू तो बढ़ना ही है। तो बराबर है, ट्रांजैक्शन वैल्यू तो बढ़ना ही है कि नहीं? मालूम पड़ा? अगर रिसिपिएंट नहीं पे करता, अगर सप्लायर पे करता तो बाद में सप्लायर तो वसूल कर ही लेता ना, रिसिपिएंट से, कस्टमर से वसूल कर लेता था। वही चीज है। तो अगर थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय कस्टमर है, क्या? थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय कस्टमर इन रिलेशन टू सप्लाई
विच सप्लायर वाज लायबल टू पे, जो सप्लायर को पे करना था, बट पे किसने किया, थर्ड मतलब रिसिपिएंट ने पे किया, कस्टमर ने पे किया। तो भाई कस्टमर का उतना प्राइस इंक्रीज हो गया ना, गुड्स का प्राइस इंक्रीज हो गया, सप्लाई का प्राइस इंक्रीज हो गया, ट्रांजेक्शन वैल्यू बढ़ गया, बस खत्म। याद रखो। तो पहला क्या प्लस हो जाएगा, टैक्सेस अदर देन जीएसटी। सेकंड क्या ऐड होगा, थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय recipient in relation to supply which supplier was liable to pay and were not included in the price। बराबर है, वो प्राइस में इंक्लूड नहीं था इसलिए अब इंक्लूड हो जाएगा, दैट्स इट। फिर क्या बोल रहा है, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग व्हाट, कमीशन एंड पैकिंग। क्या बच्चा, कोई भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो इंक्लूडिंग व्हाट, कमीशन एंड पैकिंग and anything done by the supplier in respect of the supply, anything done by the supplier in respect of supply till delivery of goods, till delivery of goods or for supply of services if charged to recipient। क्या बोल रहा बेटा इधर, incidental expenses, क्या बेटा incidental expenses including commission and packing, जो भी incidental expenses है including what, commission and packing, जो भी incidental expenses होगा including what, commission and packing and anything done by the supplier, anything done by the supplier in respect of supply till delivery of goods or for supply of services if charged to recipient। अगर सप्लायर ने कुछ भी ऐसा incidental expenses है जो रिसिपेंट को चार्ज किया है, कस्टमर को चार्ज किया है, तो वो भी ट्रांजेक्शन वैल्यू में प्लस हो जाएगा, वो भी प्राइस में ऐड हो जाएगा। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालने के लिए ऐड करना पड़ेगा, चाहे वो एक्सपेंसेस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन हो, पैकिंग हो, बराबर है, सप्लायर ने चार्ज किया ना, बराबर, टिल डिलीवरी ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज तक जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस हो रहा है वो चार्ज कर रहा है ना, बराबर है, उसने कुछ फ्रेट पे किया वो भी चार्ज कर लिया, तो सब इंक्लूड हो जाएगा ना यार, रिसिपेंट को चार्ज हो गया ना तो इंक्लूड हो जाएगा उसमें, उसका ट्रांजेक्शन वैल्यू बढ़ जाएगा, उसके लिए प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि सप्लायर चार्ज कर रहा है, तो ट्रांजेक्शन वैल्यू तो बढ़ना ही है, वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ेगा, है कि नहीं। बस तो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस जो भी रहेगा इंक्लूडिंग व्हाट बेटा, कमीशन एंड पैकिंग एंड एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट, इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टिल डिलीवरी ऑफ गुड्स और फॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज इफ चार्ज टू रिसिपिएंट, तो वो भी प्लस हो जाएगा। तो क्या क्या बोला, टैक्सेस अदर देन जीएसटी प्लस हो जाएगा, थर्ड पार्टी पेमेंट प्लस हो जाएगा, इंसिडेंटल एक्सपेंस भी आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, मालूम पड़ा, जो सप्लायर चार्ज करेगा। ओके, देन नेक्स्ट फिर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट और लेट फी। क्या बेटा, अगर कुछ भी इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी भरा, क्या इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी भरा फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, आप कुछ भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेट फी पे कर रहे हो, पेनल्टी पे कर रहे हो फॉर डिले इन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, तो वो भी आपके ट्रांजेक्शन वैल्यू में ऐड हो जाएगा, वैल्यू में ऐड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ जाएगा, दैट्स इट। वो आपकी गलती है ना, आपने डिले किया इसलिए आपको इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी जो भी है, जो भी लगाओ, तो वो भी आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई को बढ़ा देगा, ठीक है। फिर सबसे मेन सब्सिडीज, क्या बेटा, सब्सिडीज लिंक टू द प्राइस ऑफ सप्लाई, जो भी सब्सिडीज होगा वो भी प्लस होगा, लिंक टू प्राइस ऑफ सप्लाई, जो प्राइस ऑफ सप्लाई से लिंक्ड होगा, सब्सिडीज भी ऐड होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दिया है ना वो नहीं आएगा, ठीक है। सब्सिडी बाकी सब ऐड हो जाएगा, लेकिन अदर देन क्या, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी दे रही है तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में प्लस होने वाला नहीं है, ठीक है, बराबर है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी मिल रहा है यार, है कि नहीं, तो बोलेगे अरे भाई हमारी तरफ से सब्सिडी मिल रहा है, टेंशन मत लो, आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ेगा नहीं, तो पता है वैल्यू ऑफ सप्लाई बढ़ेगा तो टैक्स भी भरना पड़ेगा ज्यादा, तो सब्सिडी बाकी सब ऐड होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी सब्सिडी देगा वो ऐड होगा नहीं, बराबर है, क्लियर। अब क्या करोगे आप, जो आपका प्राइस था इधर XX, वो पूरा जितना भी प्लस प्लस वाले आइटम है सबको प्लस करो तो इधर टोटल आ गया, सब पूरा ऐड हो गया, यहाँ टोटल ऐड अप, ओके क्लियर, ठीक है। ऐड तो सब कर लिया, अभी माइनस क्या करना है इसमें से, देखो माइनस, सबसे पहला माइनस क्या करना है आपको, डिस्काउंट्स,
जो भी आपने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। बेटा जो भी आपने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस, जो भी डिस्काउंट दिया है ना, बिफोर दिया हो या एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिकॉर्डेड है इनवॉइस में, तो वो माइनस कर देना आप डिस्काउंट। या फिर क्या बोलता है, समझो अगर पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, सप्लाई के बाद अगर कोई डिस्काउंट या इंसेंटिव दे रहे हो आप, लेकिन वो एडवांस में नोन होना चाहिए, मतलब एडवांस में सब पता रहना चाहिए कि हाँ भाई पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट आपको इतना मिलेगा सप्लाई के बाद, ठीक है, एंड लिंक्ड विथ इनवॉइस, और वो इनवॉइस से लिंक्ड होगा, नॉर्मल सी बात है। एंड प्रपोर्शनेट, क्या बोल रहा है, एंड प्रपोर्शनेट आईटीसी हैज बीन रिवर्स्ड बाय द रिसिपिएंट, ठीक है। अब डिस्काउंट मिल गया आपको, रिसिपिएंट को डिस्काउंट मिल गया, तो आईटीसी का लेगा। जब आपको उतने प्राइस का डिस्काउंट मिल गया तो जो भी आईटीसी उसने पहले लिया रहेगा वो रिवर्स करना पड़ेगा उसको, जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया रहेगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ही वो माइनस कर सकता है, तो ही वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में से वो माइनस होगा। तो याद रखो, पहला तो डिस्काउंट कॉमन है, और सेकंड वन क्या बोल रहा है, जो भी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट या इंसेंटिव है लेकिन वेल नोन इन एडवांस, दैट शुड बी नोन इन एडवांस और इनवॉइस से लिंक्ड होना चाहिए, ठीक है। अगर सप्लाई के बाद उसको डिस्काउंट मिल गया रिसिपिएंट को, तो आईटीसी भी रिवर्स्ड हो जाना चाहिए, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा उसने वो रिवर्स करना पड़ेगा उसको, क्योंकि डिस्काउंट मिल गया ना, डिस्काउंट ले लिया तो भाई वो जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया उसको रिवर्स मारना है यार, बराबर है। नहीं मिला रहता तो ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट तेरे को परचेस पे मिल जाता, बट अब मिल गया तो रिवर्स 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 कर, खत्म, ठीक है, मालूम पड़ा। तो नॉर्मली आपको एग्जाम में फिलहाल डिस्काउंट तो फिक्स है, ये सेकंड वाला याद रखने का आ सकता है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट इफ नोन इन एडवांस, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट और इंसेंटिव इफ नोन इन एडवांस और लिंक्ड विद इनवॉइस, और प्रोपोर्शनेट आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा रिसिपिएंट को, ठीक है। तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, और फाइनली समझो इधर पूरा टोटल लेके आया 1 लाख, और इधर आ रहा है आपका डिस्काउंट करके सब 20,000, तो आपका वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई हो जाएगा 80,000। तो यही अपना फंडा है, ऐसे ही अपने को वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है, ठीक है। क्लियर है बेटा, लॉक कर दूं? तो एक बार फटाफट क्विक रिव्यू कर ले लो, क्या क्या करना है। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई निकालना है तो वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू या प्राइस, स्टार्टिंग पॉइंट, उसमें क्या क्या ऐड करना है अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 के हिसाब से। इंक्लूजन्स क्या होगा, टैक्सेस अदर देन जीएसटी, थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय कस्टमर, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग कमीशन एंड पैकिंग, राइट। फिर इंटरेस्ट हो गया, लेट फी हो गया, पेनल्टी हो गया, वो भी प्लस होगा, और सब्सिडीज भी ऐड होगा। बट सब्सिडीज कौन सा रहना चाहिए, अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी ऐड नहीं होगा, सबको प्लस कर लिया। फिर एक्सक्लूजन्स, उसमें से माइनस क्या होगा अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के हिसाब से, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम वैल्यू, तो क्या होगा, डिस्काउंट्स और पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट और इंसेंटिव इफ नोन इन एडवांस, अगर वो एडवांस में पता है और लिंक विद इनवॉइसेस है, और उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स हो जाना चाहिए, रिसिपिएंट बाद में रिवर्स करना ही पड़ेगा ना, उसको डिस्काउंट मिल गया तो ये दोनों माइनस करके आपको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, करेक्ट है, क्लियर। तो इतना सबके माइंड में पहले फिक्स होना चाहिए, राइट, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। और ये केस कौन सा था, सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन वेयर प्राइस इज दी सोल कंसिडरेशन, राइट, supply made to unrelated person where price is the sole consideration, okay।